ओके, तो हम पिछले लेक्चर के अंदर हम साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन देख चुके हैं। ठीक है, ये चालू किया था। उसमें हमने देखा था टू रिएक्शन थ्योरी क्या होती है। ठीक है, कैसे मैंने बताया था कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस सिलेंड्रिकल के अंदर एक्सेस होता है और यहाँ पे दो होते हैं, है ना। आर्मेचर रिएक्शन को, उसको हम एक्सेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस और एक एक्स क्यू क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये देख लिया था हमने। ठीक है, फिर उसके बाद में इक्वेशंस डिराइव कर ली थी। मैंने कहा था आपको ये 5 इक्वेशंस याद रखनी है, कौन सी, वो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, ये वाली इक्वेशंस थी, टू बी रिमेम्बर्ड दोनों के लिए। अब कल हम पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़ा था, उसका फेजर डायग्राम बनाया था, उसकी इक्वेशन डिराइव करी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर के बारे में। अब आप बोलोगे कि सर उसके लिए इतने सारे 5 फॉर्मूले थे और इसके भी 5 फॉर्मूले अलग होंगे, तो आपको अलग से 5 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जो मैंने वहां पे लिखे थे वो याद रखने हैं। देखो, सी फॉर जनरेटर एंड मोटर बोथ, मैंने क्या बताया था, ई एफ डैश, वो क्या था, वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर। ये सेम इक्वेशन नंबर 1 सिलेंड्रिकल रोटर के लिए इक्वल है। ठीक है ना, तो ये ए एफ डैश आई थी। ठीक है, मोटर के लिए भी यही याद रखनी है। फिर 10 साई कहां से आएगा, साई इज दी इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बिटवीन करंट एंड ई एफ वोल्टेज, वो आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। फिर साई क्या होता है, डेल्टा प्लस फाइव। EF जो ओरिजिनल EF कैसे निकलेगी, जो यहाँ से EF डैश निकला था उसमें क्या ऐड कर दोगे, ID इंटू एक्स टी माइनस एक्स क्यू। और ID और IQ कहाँ से आएगा, IA साइन साई, IA कॉस साई। तो ये 5 इक्वेशन आपको याद रखनी है, किसके लिए, जनरेटर और मोटर दोनों के लिए। अब अप्लाई कैसे करोगे, अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर चालू कर लेते हैं, उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, उसकी इक्वेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, सो इन सिंक्रोनस मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट, बस उल्टा डिफरेंस क्या है, दोनों का बीच का इक्विवेलेंट सर्किट है, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट में सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट ही तो चेंज होगा। भाई पहले हम सप्लाई दे रहे थे, अब हम सप्लाई लेंगे मोटर के केस के अंदर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट सिर्फ चेंज होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स एज कंपेयर टू सिंक्रोनस जनरेटर, due to which all the voltage drops between EF and VT will also be reversed। तो देखो कैसे याद रखोगे इक्वेशन, ये जनरेटर की इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, सी दिस, है ना। VT इज इक्वल टू EF माइनस जे आई डी एक्स डी माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू माइनस आई ए आर ए। तो आप जानते हो ये क्या है, मेरा डायरेक्ट एक्सिस करंट, ये क्वाड्रेचर एक्सिस करंट, और ये एक्स टी क्या है मेरा, आपका डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये तो हुआ जनरेटर की इक्वेशन। अब मोटर की इक्वेशन में क्या करोगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, तो जहां पे भी करंट है वहां पे बस क्या डाल दो, नेगेटिव डाल दो। तो नेगेटिव डालोगे, ये आईडी माइनस डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। सी दिस, ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, प्लस। बाकी सेम इक्वेशन है, कुछ नहीं है। तो जनरेटर की इक्वेशन याद रखो बस, उसके अंदर अगर जब भी मोटर की इक्वेशन लिखनी हो, तो जहां जहां पे भी करंट है उसका साइन क्या कर दो, नेगेटिव। करंट मैंने बताया ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है मोटर के केस में, बस। चलो, अब इस इक्वेशन का हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्रेश में बनाते हैं, तभी आपको याद हो। फेजर डायग्राम तो आपको टिप्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फेजर डायग्राम बना चुके हैं। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो, वी टी ई एफ प्लस जे आई डी एक्स टी, ओके, प्लस जे आई क्यू एक्स क्यू प्लस आई ए आर ए। ये इक्वेशन थी मोटर के केस में। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाते हैं सबसे पहले क्या बनते हैं, फील्ड, फील्ड एमएमएफ एफ एफ। और ये हमेशा कौन सी एक्सिस पे होती है, डायरेक्ट एक्सिस पे, है ना। ये डी एक्सिस, ओके। अब ये लैग करेगा, जो इसकी वजह से इंड्यूस वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी, ई एफ, ओके। और करंट मैंने लैगिंग के लिए बना रहा हूं, तो ये करंट बना दिया लैगिंग के लिए, आई ए। और ये एंगल क्या कहेगा, इंटरनल पावर फैक्टर साई। अब हम जानते हैं करंट, जो करंट है आई ए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये कौन सी एक्सिस है नीचे वाली, ये क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस। तो आई ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस पे क्यू आई क्यू, और एक होगा इस डायरेक्शन में आई डी, है ना। सारा डिस्कस कर चुके हैं। चलो, अब ई एफ ये रहा, ई एफ में क्या ऐड करें, सबसे पहले आई क्यू एक्स क्यू ऐड करो, प्लस 90 डिग्री है, तो आई क्यू एक्स क्यू, आई तो ये रहा, प्लस है मतलब 90 डिग्री लीड करेगा, लीड का मतलब यहाँ पे ये लीड तो करेगा, ये
आई क्यू एक्स क्यू इसी डायरेक्शन में बनेगा, सही है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ ना बना के इसको कहाँ डालेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, ई एफ में। तो ये रहा, ये बना दिया मैंने, क्या ये आई क्यू एक्स क्यू, कोई दिक्कत थी। फिर क्या ऐड करना है, आई डी एक्स डी, आई डी एक्स डी, ये रहा आई डी इस डायरेक्शन में है, और प्लस जे है 90 डिग्री लीड करेगा, लीड मतलब इसके ऊपर बनाएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पे तो इसको एज इट इज यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये रहा आपका क्या बन गया, आई डी एक्स डी, ओके। फिर इसमें ऐड क्या करोगे, प्लस आई आर ए, ये थोड़ा सा यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ ताकि अपना बन जाए ढंग से, ओके। प्लस आई आर ए कहाँ गया, इस डायरेक्शन में प्लस है तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये बना दिया मैंने आई ए आर ए। अब जो रिजल्टेंट आया वो क्या कहलाया मेरा, वी टी, ये रहा मेरा वी टी। ये एंगल कितना हुआ, डेल, ओके, लोड एंगल। और पावर फैक्टर एंगल ये रहा फाइव, ओके। तो इस तरह से ये फेजर डायग्राम बना, ये तो किसके लिए था, लैगिंग लोड के लिए। लीडिंग के लिए आप बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देखो यह बना दिया मैंने। लीडिंग के लिए कैसे बनेगा, करंट ये आइए यहाँ लेता, हम यहाँ ले लेंगे सीधे, तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रैक्टिस करना। तो लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर मोटर के लिए सिंक्रोनस साइलेंट पोल मशीन के लिए हमने बना लिया, ठीक है। अब टू बी रिमेम्बर्ड ये मैंने कह दिया। अब आप बोलोगे यार ये तो जनरेटर की इक्वेशन है सर, इसी के अंदर आप कैसे मोटर की इक्वेशन को कैसे याद रखें, तो देखो हमेशा यही इक्वेशन याद रखना बस। अब इसमें करना क्या है, मैंने क्या कहा, मोटर के केस के अंदर, मोटर के केस के अंदर हमेशा करंट क्या आता है, नेगेटिव। एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जनरेटर है, मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 50 एम्पियर 0.8 लैगिंग, 50 एम्पियर आर्मेचर करंट है ना, 0.8 लैगिंग, इसमें 50 एम्पियर 0.8 लीड। तो जब भी जनरेटर के अंदर आएगा तो करंट क्या रखोगे, पॉजिटिव ही रखोगे। 0.8 लैगिंग का मतलब पावर फैक्टर कितना है, कॉस इनवर्स 0.8 कितना होता है, 36.86। ये भी लैगिंग के लिए हमेशा क्या रखोगे, जो भी पावर फैक्टर है, जो एंगल आया वो पॉजिटिव होता है, और लीडिंग के लिए नेगेटिव होता है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लैगिंग है, देखो पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो हमें कौन सा आउटपुट मिलेगा, ईएफ डैश जनरेटर का, ओके। लीड की बात करें तो लीड में भी करंट तो पॉजिटिव ही रहेगा जनरेटर के केस में। फाई क्या हो जाएगा, लीड, लीड का मतलब नेगेटिव -36.86, तो एज इट इज ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ओके। अब मोटर का केस देखते हैं, यही केस अगर मोटर के अंदर निकालना हो तो अब 50 की जगह क्या लिखेंगे मोटर के अंदर, -50, सीधी करंट रिवर्स हो जाता है ना। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा मोटर का करंट 50 एम्पियर है, इसका मतलब उसके अंदर इस इक्वेशन में हमें क्या रखना है, -50। और पावर फैक्टर का तो वही है, लैगिंग है तो पॉजिटिव, ये देखो। लीडिंग के अंदर फिर से करंट तो नेगेटिव ही आएगा, है ना, ताकि इसमें इक्वेशन आपको अलग अलग याद ना करना पड़े, यहाँ पे नेगेटिव आए कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे अलग याद रखना चाहो तो यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नेगेटिव लिख लो भाई, यहाँ पे भी नेगेटिव रख लो, यहाँ पे नेगेटिव लिख लो, क्या मतलब है, ठीक है ना। बेटर ऑप्शन ये, यहाँ पे भी नेगेटिव लिख लो, बेटर ऑप्शन है कि आप एक ही याद रखो, करंट के लिए नेगेटिव, है ना, बस। और लैगिंग के लिए हमेशा चाहे जनरेटर हो या फिर मोटर हो, हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। और लीडिंग के लिए पावर फैक्टर का एंगल कितना आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरा ये ध्यान रखना कि ये इनसे जो भी आया, ये तो आया, वाइल आईडी और आईक्यू भी कंप्यूट करोगे, और साई की वैल्यू क्या, डेल्टा प्लस फाइव। अगर ये साई की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो नेगेटिव रखना है इसके अंदर, साइन के साथ रखनी है हर एक इक्वेशन के अंदर, ऐसा नहीं है, दोनों चीज ध्यान रखना। अगर एंगल भी नेगेटिव आ रहा है तो एंगल भी नेगेटिव रखो, और ये करंट भी नेगेटिव आ रहा है तो ये भी नेगेटिव रखो, ठीक है ना। So while computing ID and IQ, place IA and sin psi along with their sign. ये important है। In above all 5 equation, do not ignore the sign of any term. कोई भी term का sign ignore मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिर्फ आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, चाहे सिंक्रोनस साइलेंट पॉइंट सिंक्रोनस मोटर हो चाहे जनरेटर हो, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है बस। मोटर के केस में आपको करना क्या है, करंट नेगेटिव होता है बस, है ना। ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। क्वेश्चन दे रखा है, एन अल्टरनेटर हैज ए डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 0.8 पर यूनिट। पर यूनिट मेथड आप पढ़ चुके हो, है ना, सिंक्रोनस मशीन, सॉरी ट्रांसफार्मर के अंदर भी और पहले भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर भूल गए तो प्लीज इसको रिवाइज करो, पर यूनिट मेथड होता क्या है, ठीक है ना, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है ये। एन अल्टरनेटर हैज ए डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ पॉइंट पर यूनिट, मतलब एक्स डी की वैल्यू 0.8 दे रखी है भाई,
है ना, पर यूनिट, एंड क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज 0.5 पर यूनिट. डिटरमाइन दी पर यूनिट ओपन सर्किट वोल्टेज. पर यूनिट ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ये क्या पूछ रहा है, सीधी सी बात है, ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है, ये वही तो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है, ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है. तो डिटरमाइन द पर यूनिट ओपन सर्किट वोल्टेज एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग. तो लैग है मतलब फाई की वैल्यू हमेशा 0.8 है, तो 36.86 आएगा प्लस नेग्लेक्ट सैचुरेशन. तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन, ये है ना, ये लेनी है. और कौन सा है ये, अल्टरनेटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह जहां पे करंट है वहां पे पॉजिटिव करंट ही लेना है. अगर ये मोटर अल्टरनेटर की जगह मोटर दे रखा होता तो हम यहाँ पे जो करंट दे रखा है उसको हम नेगेटिव लेते इक्वेशन के अंदर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं, ई एफ डैश. तो सबसे पहले अगर हम बात करें आई ए, इसने कौन से करंट पे निकाला है, फुल लोड करंट पे बोल रहा है, फुल लोड पे हम, फुल लोड वोल्टेज हो चाहे फुल लोड करंट हो, हमेशा 1 पर यूनिट लेते हैं, है ना, रेटेड करंट से 1 पर यूनिट. तो इनडायरेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, पर यूनिट मेथड बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, अगर आप भूल गए तो प्लीज रिवाइज करना. तो रेटेड फुल लोड करंट ले लो चाहे रेटेड वोल्टेज ले लो, दोनों के केस में दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 पर यूनिट आएगी. तो वीटी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 1 पर यूनिट. कॉस फाई दे रखा है हमें कितना, 0.8 प्लस, है ना, प्लस आई ए भी क्या होगा 1. रेजिस्टेंस नहीं दे रखा तो हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे इसको. फिर VT 1 साइन फाई, ये 0.8 है तो साइन फाई कितना हो जाएगा 0.6. आई ये 1 पर यूनिट और एक्स क्यू की वैल्यू दे रखी है, एक्स क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6. सी दिस. तो यहां पे मैंने इक्वेशन में लिखा है, देखो ई एफ डैश. ओके, हमें ई एफ निकालना है. अब तो ई एफ डैश निकला है. अब टेन साई क्या होता है, टेन साई होता है ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, लिख लिया, साई की वैल्यू आ गई, देखो पॉजिटिव आई अपने आप ही, है ना. और हम जानते हैं साई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस फाइव होता है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, साई माइनस फाइव. साई की वैल्यू ये रही, फाइव दे रखा है, 0.8 मतलब 36.86, तो 17.1 डिग्री आ गया अपना लोड एंगल. नाउ ये इक्वेशन में हमें पुट करना है, कौन सी है ये इक्वेशन, ई एफ तो यही तो निकालनी है, ये हमारी ई एफ डैश प्लस आई डी एक्स टी माइनस एक्स क्यू. ई एफ डैश तो यहां से निकल गया, कितना निकला 1.36, ये पुट कर दिया, प्लस आईडी. आईडी कैसे निकलेगा, आई ए साइन साई होता है ना, जानते हैं हम, आई ए की वैल्यू 1 पर यूनिट, साइन साई, साई कितना होता है 53.6, कितना है 3/√3, ये पुट कर दिया आईडी की वैल्यू. एक्स टी माइनस एक्स क्यू, एक्स टी 0.8 एक्स क्यू 0.6, ये आ गया मेरा 1.60 पर यूनिट इंड्यूस वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज. ठीक है ना. तो एक चीज, और ये न्यूमेरिकल समझ में आया कैसे करना है आपको, ठीक है. अब ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई ये इक्वेशन तो सेम हो गई. अब एक इक्वेशन थी अपनी ई एफ फिजिकल टू, याद आया ओपन सर्किट वोल्टेज वाली, कौन सी, 4.44 एफ फाई एन के डब्ल्यू, है ना. तो वो सेम रहेगी, जो सिलेंड्रिकल रोटर की मशीन की जो इक्वेशन थी वो भी सेम रहेगी. सो इन साइलेंट पोल द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, एज वेल एज दी वोल्टेज रेगुलेशन का जो एक्सप्रेशन आया था वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. बट ये इक्वेशंस अलग आई थी हमारी, है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज है. दीज इक्वेशंस आर डिफरेंट. नाउ अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम पावर एंगल इक्वेशन डिराइव करेंगे. अब पावर एंगल इक्वेशन हमने याद करो वहां पे डिराइव करी थी, तो एक्टिव पावर निकाला था, रिएक्टिव पावर निकाला था, लेकिन हम यहाँ पे हम सिर्फ एक्टिव पावर निकालेंगे, ठीक है. और वहां पे मैंने एक बताया था, दोनों सिंपल केस और एक आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके डिराइव करी थी, और उस मैंने कहा था कि आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो और वो याद रखो. तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली वो याद डिराइव करेंगे, आर ए जहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस मेरा 0 है. अब एक्टिव पावर करेंगे, तो एक्टिव पावर कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्टिव पावर आ जाएगा. सो द पावर एंगल इक्वेशन फॉर सिलिंड्रिकल रोटर इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट. अब आपको पावर एंगल इक्वेशन से सेम आनी चाहिए ना, कैसे आएगी भाई, उसका इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर सिर्फ क्या आता था, सिलिंड्रिकल रोटर के अंदर एक्सेस आता, सिंक्रोनस रिएक्टेंस आता था. यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते तो नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो भी इसके इक्विवेलेंट सर्किट में क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस. तो अब इक्विवेलेंट सर्किट ही चेंज हो गया, तो पावर एंगल इक्वेशन भी क्या होगी, चेंज होगी. Okay, so the power angle equation for cylindrical rotor is derived on the basis of its equivalent circuit and hence it does not remain same of the silent pole machine. ठीक है, तो ये हम derive करेंगे. अब while deriving the power angle equation of silent pole machine we ignore the values of armature resistance as it is very small. मैंने कहा था ना armature resistance हम neglect करेंगे.
नाउ दिस अल्टरनेटर की डिराइव कर रहे हैं हम ना, अल्टरनेटर की, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट कहां से आया, हम बना चुके हैं ऑलरेडी, पिछली क्लास के अंदर हम बना चुके हैं अल्टरनेटर का, है ना, अप्रोक्सीमेट फेजर डायग्राम बना चुके थे। वहां पे हमने आरए को इग्नोर किया था, अगर भूल गए तो देखो प्रीवियस लेक्चर। सी दिस। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आई ए आर ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये डायरेक्ट वीटी यहीं पहुंच गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, ये कहां से आया अपना फेजर डायग्राम, अल्टरनेटर केस में बना चुके हैं, है ना। अब अब हम क्या कर रहे हैं, रियल पावर कैसे डिराइव कर सकते हैं भाई, रियल पावर डिराइव तभी कर सकते हैं, मतलब जो वोल्टेज, जिस फेज में वोल्टेज है उसी फेज में करंट आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्टिव पावर आता है, ये ध्यान रखता है। आउट ऑफ फेज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब रिएक्टिव पावर आता है। तो देखो दो करंट है यहाँ पे, है ना, आई क्यू और आई डी, तो दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग होगा, ये वीटी है। तो अब मुझे बताओ वीटी को, ये आई क्यू इसी डायरेक्शन में है, तो वीटी टर्मिनल वोल्टेज है, इसको अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूं तो क्या आएगा, वीटी कॉस डेल्टा लिख सकता हूं मैं। तो मुझे बताओ अगर वीटी कॉस डेल्टा अगर इसमें करोगे, है ना, लेट मी एनलार्ज दिस, तब समझ में आएगा। यहां से देखो ये वाली लेंथ यहां तक, ये क्या है, वीटी कॉस डेल्टा, यहां से लेके यहां तक मैं क्या लिखूंगा, ई एफ किसके बराबर होगा, वीटी कॉस डेल्टा प्लस दिस दिस लेंथ, और ये लेंथ की वैल्यू कितनी है, आई डी एक्स डी, तो यही लिखी है मैंने यहाँ पे देखो, ई एफ क्या आएगा, वीटी कॉस डेल्टा प्लस आई डी एक्स डी। ओके, तो अब ये तो इसके फेज में आ गया। सिमिलरली आई क्यू के फेज में कौन सा आया, वीटी कॉस डेल्टा आया, ठीक है ना, वीटी कॉस डेल्टा, वीटी की जो रियल पावर की इक्वेशन है, रियल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे आई क्यू, ठीक है। और आईडी, ये तो आईडी इस तरफ है, तो वीटी का कंपोनेंट आईडी की तरफ क्या आएगा, अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला क्या होगा, वीटी कॉस डेल्टा, सॉरी वीटी साइन डेल्टा। ओके, so to derive the real power expression in silent pole alternator, the voltage and current should be in the same phase. सीधी सी बात है, एक्टिव पावर और ये क्या होता है, सेम फेज में। सो वी कंसीडर कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज दैट लाइज इन सेम फेज विद द करंट, वही कंपोनेंट लेंगे। तो बताओ टोटल पावर क्या होगा इस डायरेक्शन के अंदर, आई क्यू के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है वीडी टर्मिनल का, वीटी कॉस डेल्टा, तो आई क्यू इंटू वीटी कॉस डेल्टा, ये रहा। ओके, प्लस अब इस डायरेक्शन में आईडी इंटू इस डायरेक्शन में क्या है, वीटी का कंपोनेंट साइन डेल्टा, ये रहा। सो दिस इज द टोटल एक्टिव पावर, ए इक्वेशन। अगर आपको याद होगा कि हमने सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर जो करंट थे उनको एलिमिनेट करते थे सर्किट से, तो यहां पे कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये इक्वेशन देखी हमने यहां से लिखी है। अब इस इक्वेशन से मैं आईडी की वैल्यू निकालूंगा रीअरेंज करके, ये आई, ये कहां पुट करूंगा, यहां पे इसके अंदर। नेक्स्ट आई क्यू एक्स क्यू किसके बराबर होगा, देखो ये वाली लेंथ, ये वाला लेंथ किसके बराबर होगा, आई क्यू एक्स क्यू, और ये किसके बराबर है, वीटी साइन डेल्टा, अभी बताया ना वीटी साइन डेल्टा। तो वीटी साइन डेल्टा किसके बराबर, आई क्यू एक्स क्यू, यहां से आई क्यू आ जाएगा। तो आई क्यू और आईडी की इक्वेशन की पूरी बी और सी किस में पुट कर देंगे, ए में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। अब सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स कर करके इसको अरेंज करके जो फाइनल इक्वेशन आई, जो आपको याद रखनी है वो ये है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज लगा के मैंने इक्वेशन डिराइव करी ये वाली। तो आपको दिख रहा है ये वाला इक्वेशन सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर आती थी, ई एफ वी टी अपॉन एक्स टी साइन डेल्टा, बस यही आती थी, ये वाला कंपोनेंट नहीं आता था। तो इस ये वाला कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, ठीक है। अब ये कंपोनेंट एक्स्ट्रा कहां से आ गया, इसको हम कहते हैं रिलेक्टेंस पावर। ऐसा क्यों भाई, मैंने क्या बताया था आपको, जो सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर, सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर अपना क्या होता है, जो एयर गैप है वो था यूनिफॉर्म, है ना, क्या था, यूनिफॉर्म। तो उसकी वजह से जो रिलेक्टेंस पावर था वो क्या था, जीरो था, क्योंकि यूनिफॉर्म एयर गैप मिल रही थी मुझे, ठीक है, यूनिफॉर्म एयर गैप मिल रही थी। बट आपके इसके अंदर बात करें साइलेंट पोल के अंदर, जो मेरा एयर गैप है यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर गैप चेंज हो रहा है तो रिलेक्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पावर आ गया, एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, रिलेक्टेंस पावर, वो उसी को दर्शा रहा है। देखो अब बताओ भाई क्या हो रहा है अपने, आधा आधा घंटे, हाँ
तो अब क्या हो रहा है, एक्स क्यूब, अगर मैं इसको इसी इक्वेशन से अगर मैं डिराइव करना चाहूं किसको, सिलेंड्रिकल रोटर में, तो अगर याद है आपको एक्स डी और एक्स क्यू दोनों क्या हो जाएंगे अपना बराबर, एक्स डी और एक्स क्यू क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे किसके अंदर, सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर। तो यहाँ पुट करो, तो जैसे ही पुट करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, क्या हो जाएगी टर्म जीरो। तो इस तरह से हम, बस एक एक्स्ट्रा पावर आना था साइलेंट पोल में, कि कौन सा पावर आना था, रिलेक्टेंस पावर। सो इन सिलेंड्रिकल रोटर द एयर गैप इज यूनिफॉर्म ड्यू टू विच रिलेक्टेंस is uniform along the rotor periphery and hence xt is equal to xq, ठीक है ना, xq, and so there is no reluctance power and only electromagnetic power exists किसके अंदर, सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कब जनरेट होता है, मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट होता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वेयर रिलेक्टेंस पावर इज जनरेटेड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म रिलेक्टेंस अक्रॉस द रोटर पेरिफेरी। तो जब नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप था ही नहीं सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर, तो ये जनरेट होगा ही नहीं। अब हम टॉर्क की बात करें, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आएगी, इसकी तरह से आपकी रिलेक्टेंस टॉर्क आएगी, तो वो हम कैसे निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी। और ध्यान रखना ये इक्वेशन कैसी निकली, थ्री फेज पावर है सिंगल फेज, सारी क्वांटिटी हमने सिंगल फेज ली है, तो ये भी कौन सा पावर आया, सिंगल फेज। तो अगर थ्री फेज पावर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। ओके, तो अब टॉर्क निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो क्या आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड करना है बस, जो भी इक्वेशन आई थी ई एफ वी टी अपॉन एक्स डी, यही तो थी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। और थ्री से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये पर फेज थी, तो थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ गई। ऐसे रिलेक्टिंग टॉर्क आ जाएगी, यहाँ से रिलेक्टिंग टॉर्क में क्या होगा, थ्री से मल्टीप्लाई फॉर थ्री फेज और ओमेगा से डिवाइड, तो ये रिलेक्टेंस टॉर्क आ गई। So the power equation derived in the power of single phase where EF VT are per phase voltages, and in order to obtain three phase power we need to multiply the power expression by a factor 3। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जितने भी इक्वेशंस हमने डिराइव करी है सारी की सारी क्या है, अपनी सिंगल फेज में किया है। ओके, सर्किट इक्विवेलेंट बनाया था वो भी हमने पर फेज बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा वो थ्री फेज ही पूछता है, क्योंकि थ्री फेज सिंपल मशीन पढ़ रहे हैं हम। ओके, नाउ अगर अब इसको प्लॉट करें तो देखो, पहले वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को अगर प्लॉट करें, ये क्या था, साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा का साइन का ग्राफ कौन सा होगा, ये ब्लैक वाला, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। अब दूसरा, रिएक्टेंस पावर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, देखो कम हो गई, ओमेगा क्या है इसका, बढ़ गया, ऐसे जस्ट डबल आएगा। तो अब अगर, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, टाइम पीरियड अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, सॉरी। तो अब ये क्या होगा, ये इक्वेशन, ये ब्लू वाला किसका कर्व है, रिलेक्टेंस का, क्योंकि साइन टू डेल्टा है, साइन टू डेल्टा का ये आएगा, और साइन डेल्टा का ये ब्लैक वाला आएगा। बट हमारे पास तो जो रिजल्टेंट पावर है वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रिलेक्टेंस टॉर्क का समेशन। तो आप ऐड करते जाओ यहाँ पे, तो ऐड कर दोगे तो ये रेड वाला कर्व ये क्या बन जाएगा, दिस इज अवर रिजल्टेंट पावर और टोटल एक्टिव पावर। अब आप देख रहे हो ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, जो इसका मैक्सिमम पावर है इसका वो 90 डिग्री से पहले आ जाता है, जबकि सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर हमारा मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे आता था ना, लोड एंगल पे। ठीक है, ये पावर एंगल कर्व है, वहां पे पढ़ चुके हैं सिलेंड्रिकल रोटर में। तो यहाँ पे हमें देखो, एक तो दूसरा ये बात है, वहां पे ये जो ब्लैक वाला दिख रहा था यही सिर्फ क्या था, सिलेंड्रिकल पावर था, और यहाँ पे हमें पावर भी ज्यादा मिल रहा है, सही कह रहा हूँ, पावर भी ज्यादा मिल रहा है और पावर भी कम एंगल पे मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ स्टेबल कौन सी मशीन ज्यादा स्टेबल है, मैं बता भी चुका हूँ स्टेबल कौन सी है, साइलेंट पोल। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी लिमिट ज्यादा होगी, तो अगर जिस मशीन की स्टेबिलिटी लिमिट ज्यादा होगी तो वो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पावर ज्यादा हो गया, स्टेबिलिटी लिमिट हमें क्या कहते थे हम, ईवी बाई एक्स, याद आया कुछ, मैक्सिमम। तो यहाँ पे ईवी बाई एक्स तो यही थी सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर, यहाँ पे साइलेंट पोल के अंदर क्या हो गई, ये ईवी बाई एक्स से बढ़ गया। ऑब्वियसली टोटल पावर बढ़ा तो स्टेडी जो आपकी स्टेबिलिटी लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर ये लिमिट बढ़ गई तो हमारी मशीन भी क्या हो गई, ज्यादा स्टेबल हो गई। ठीक है ना, तो इसलिए साइलेंट पोल मशीन ज्यादा स्टेबल होती है रेदर देन सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। ठीक है, सो इन साइलेंट पोल मशीन मैक्सिमम पावर occurs at power angle less than 90 डिग्री।
So the maximum power of silent pole machine is more than cylindrical rotor machine. So silent pole machine is more stable than cylindrical rotor as its power is more than cylindrical rotor. More power, so more value of stability limit. अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। ये मैक्सिमम पावर ये वाला कितना निकलेगा, है ना। वहां पे तो निकल जाता था, इजी था, बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर एग्जाम केस में आ जाए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही है डीपी बाय डेल्टा, डी डेल्टा को क्या पुट करना है, 0। तो ये वाली इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को डेल्टा एंगल के साथ डिराइव करो, डेरिवेट करो और 0 पुट करो। सही दिस अपने रीअरेंज, तो एक इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और वो क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट सम, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कॉस डेल्टा हो गई। सी दिस, कॉस स्क्वायर डेल्टा, कॉस डेल्टा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म। तो अब x की वैल्यू ये हो गई। तो रूट्स कैसे निकालते हैं इसके, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ऐसे निकालते हैं। तो वही निकाला यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस दोनों आता था, प्लस और माइनस, मैंने सिर्फ प्लस कंसीडर किया। क्यों भाई, मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो हमें मिल रहा है, पीक मिल रहा है, मैक्सिमम पावर मिल रहा है, वो 90 डिग्री से कम ही बन रहा है। तो अगर कॉस डेल्टा की वैल्यू, सॉरी कॉस्ट, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया सपोज, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। ज्यादा नेगेटिव कब आती है, लगभग 180 डिग्री के आसपास आता है कॉस डेल्टा, है ना, 1 डिग्री मतलब, या फिर 90 डिग्री के बाद में आता है। तो बट ये तो क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब ये इसका जो कॉस डेल्टा का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम तभी हो सकता है जब नेगेटिव टर्म में से एक पॉजिटिव टर्म ऐड करोगे, तभी तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा। अगर नेगेटिव टर्म के अंदर नेगेटिव ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिख रखा, वी हैव टेकन पॉजिटिव साइन ओनली इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइन as maximum power is obtained before 90 degree from phasor, so cos delta must be less in value। तो कम होना चाहिए, अगर पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर ये नेगेटिव तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो इंक्रीज कर जाएगा मैग्नीट्यूड। हमारा कम मैग्नीट्यूड करना है क्योंकि 90 डिग्री से कम ही अपना cos डेल्टा मैक्सिमम पीक अटेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये रीअरेंज हो गया। तो इसको याद नहीं करना, आपको याद नहीं करना, सिर्फ डेरिवेशन पर्पस के लिए अगर आप गया तो ऐसे डिराइव कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये हुआ अपना मोटर का केस, और ये अपना आपका पावर एंगल कर्व भी बना लिया हमने, पावर एंगल इक्वेशन भी लिख ली। ओके, अब हमारा अगर याद होगा आपको, वहां पे सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर हमने डिटरमाइन किया था एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, डिटरमाइन किया था कहां से, ओसीसी और एससीसी से। बट यहाँ पे एक्सेस एक नहीं है, यहाँ पे क्या है, दो है, एक्सडी और एक्सक्यू, डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस। तो वो सिर्फ ओसीसी एससी से डिटरमाइन नहीं होंगे। तो हमें इनको डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटी और एक्सक्यू के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं स्लिप टेस्ट। अब आप बोलोगे कि सर स्लिप टेस्ट क्यों कहते हैं इसको। अगर याद आ रहा है आपको, जब हमने स्लिप, क्योंकि स्लिप तो आती नहीं है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, सिंक्रोनस मशीन के अंदर, स्लिप तो आती है इंडक्शन मशीन के अंदर भाई। व्हाट इज स्लिप, अगर याद है तो। क्यों नहीं आती स्लिप सिंक्रोनस मशीन में, क्योंकि ns माइनस nr अपॉन ns यही तो होता है स्लिप। तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस मशीन के अंदर किसके बराबर होती है, ns के बराबर। तो ns माइनस ns क्या हो जाएगा, स्लिप 0। स्लिप तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट यहां पे हम क्या करते हैं, स्लिप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, चलो। ये आपको इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा होगा, किसका, सिंक्रोनस मशीन का। ये क्या थी, फील्ड वाइंडिंग। देखो फील्ड वाइंडिंग को हम रोटेट करवा रहे हैं प्राइम मूवर से, की स्पीड से, एनआर स्पीड से, ठीक है, एनआर स्पीड से, एनएस स्पीड से नहीं कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं, एनआर स्पीड। अब ये एनआर स्पीड एनएस से बड़ी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, बट सेम नहीं रखनी हमें, ठीक है ना। बट अभी तक हम मोटर हो चाहे जनरेटर हो, दोनों के ऑपरेशन के लिए एनआर की स्पीड किसके बराबर रखते थे, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, लेकिन अब नहीं रख रहे। और दिख रहा है आपको, यहां पे हम एक डीसी वोल्टेज लगते थे एक्साइटेशन के लिए, वो मैंने हटा दी, वो भी नहीं करनी। सो नो एक्साइटेशन वोल्टेज, ठीक है, नो एक्साइटेशन वोल्टेज। ये थोड़ा डिफरेंट है ना स्लिप टेस्ट में। ये तो अपना रोटर पे होगा, ये रोटर पे था। अब स्टेटर पे बात करते हैं। स्टेटर में हम नॉर्मली स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं हम बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया जो वोल्टेज मेजर करेगा किसकी, फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके अंदर अगर करंट ही नहीं है तो क्या, इसके अंदर कोई करंट नहीं है तो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगी क्या, अभी तक नहीं आएगी, है ना अभी तो। चलो अब बात करते हैं हम स्टेटर साइड में। स्टेटर साइड में हमने 3 फेज वाइंडिंग दे दी, यहाँ पे आर्मेचर करंट लगाया, उसके क्रॉस क्या लगाया, वोल्टेज लगाया,
ठीक है, और ये 3 पोल स्विच लगा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सप्लाई दे रहा हूं मैं, 3 फेज बैलेंस सप्लाई, यानी वोल्टेज क्या है इसकी, सप्लाई वोल्टेज की कांस्टेंट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, या अगर याद होगा आपको, हम यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन देते थे, है ना, और प्राइम मूवर को मूव कराते थे, और हमें यहाँ पे क्या मिलती थी, टर्मिनल वोल्टेज पे वोल्टेज। तो ये कैसे वर्क करता था, अल्टरनेटर की तरह। और मोटर के केस में क्या होता था, मोटर के केस में हम क्या करते थे, एक्साइटेशन तो होता ही होता था, प्राइम मूवर नहीं होता था हमारा, हम एक्साइटेशन इनपुट करंट देते थे, उसकी वजह से ये रोटर प्राइम मूवर मूव करने लग जाता था। बट अब देखना हमने क्या किया है, ये मोटर वाला ही केस है, ठीक है, मोटर वाला ही केस है, बट मैंने क्या किया, एक्साइटेशन एक्साइटेशन नहीं दे रखी है, और मैकेनिकल, यानी मोटर नहीं, मोटर और जनरेटर दोनों वाला केस है, यानी प्राइम मूवर मैकेनिकल पावर भी दे रहा हूं इसके अंदर, और इलेक्ट्रिकल पावर भी दे रहा हूं, बट एक्साइटेशन जीरो है, ये ध्यान रखना। तो देखो अभी इस केस में क्या होगा, ढंग से सुनना, आप देखो, ठीक है। सो इन दिस टेस्ट द फील्ड वाइंडिंग इज केप्ट ओपन एंड द रोटर इज ड्राइवन बाय मींस ऑफ ए प्राइम मूवर at a speed slightly less or slightly greater than synchronous speed. ओके, तो मैं ज्यादातर नॉर्मली बड़ा ही लेता हूं, एनआरएनएस। अब मुझे बताओ, अगर इसके अंदर मैंने करंट दिया, तो 3 फेज वाइंडिंग इस तरह से रखी है, हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता चुका हूं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि जब भी एक 3 फेज वाइंडिंग के अंदर एक करंट जन देते हैं, 3 फेज करंट फ्लो करता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि किस स्पीड से मूव करता है, सिंक्रोनस स्पीड से, एनएस। तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुई एनएस स्पीड से, और रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, सेम डायरेक्शन में घूम रहा है ना, सपोज एनएस भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है और एनआर भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ठीक है। सपोज ये अगर जो प्राइम मूवर है एनएस स्पीड से घुमा रहा होता मैं, एनएस स्पीड, क्या फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट है, अभी कोई नहीं है करंट, ध्यान रखो, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या आएगी, जीरो। अब देखना ढंग से, प्लीज समझने वाली चीज है यहाँ पे, फ्लक्स प्रोड्यूस हुई एनएस स्पीड से, ठीक है, और रोटर भी घूम रहा है सपोज एनएस स्पीड से, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जीरो, एनएस माइनस एनएस क्या होगा, जीरो। तो कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, तो क्या ये वाला फ्लक्स, क्योंकि ये जो फील्ड है ये भी इसी स्पीड से घूम रहा है, यानी एक ऐसा समझो, एक ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड से, और उसके पैरेलल में आप गाड़ी चला रहे हो, और वो भी क्या है 100 की स्पीड से चला रहे हो, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा कि ट्रेन रुकी हुई है ना। तो इसको इसको क्या लगेगा कि ये फ्लक्स रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो ये फ्लक्स इसको कट ही नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, तो क्या इसमें इंड्यूस, इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्या नहीं होगा, तो वोल्टेज क्या आएगी, जीरो। बट इसीलिए मैंने क्या कहा था, क्योंकि स्लिप जीरो थी, अब इसलिए मैंने क्या कहा था कि भाई जो मैकेनिकल टॉर्क है या मैकेनिकल प्राइम मूवर है, वो एनआर की स्पीड क्या करेगी, एनएस के बराबर नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी कर ली हमने। तो अब मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एनआर माइनस एनएस। तो यानी क्या हुआ, ये स्लिप स्पीड हुई, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या पड़ गया, स्लिप टेस्ट। ओके, चाहे एनआर कम ले लो या ज्यादा ले लो, एनएस से डिफरेंस तो रहेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर आपने आप स्टेशनरी हो गए, प्राइम मूवर स्टेशनरी हो गया, तो जो स्टेटर की फ्लक्स है उसकी स्पीड क्या नजर आएगी आपको, उसकी स्पीड नजर आएगी एनआर माइनस एनएस, बहुत कम होगी। चलो एनएस मैंने मान ली 1500 आरपीएम, और 1600 आरपीएम मैंने एनआर मान ली, तो 100 आरपीएम की वजह से 100 आरपीएम की जो फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स है, जो वो कट करेगी, किसको कट करेगी, इस फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है। अब इस फील्ड वाइंडिंग को कट करेगी तो क्या होगा, क्या होगा, एक ईएमएफ फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक वोल्टेज इंड्यूस होगी, और यहां ये वोल्टमीटर रीडिंग दे देगा भाई, ठीक है। So a three-phase balance supply whose voltage is less than the rated voltage of the machine is applied at the stator terminals. When the three-phase armature winding carries three-phase current, it produces a rotating magnetic field that rotates at synchronous speed. Okay. So the relative speed of the rotor with respect to magnetic field is nr minus ns, और n relative क्या होगी, nr minus ns. If nr is close to ns, बहुत पास में ही है, सपोज ये 1500 आरपीएम है और ये दूसरी 1550 आरपीएम है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, 50 आरपीएम, देन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल। तो अब मुझे बताओ, अब इसकी वजह से, इस फ्लक्स की वजह से इसके अंदर ये वोल्टेज इंड्यूस हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम या ज्यादा, बहुत कम होगी, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 50 हर्ट्ज है, और इसकी क्या होगी, एफ आर क्या होता है, मैं बता चुका हूं इंडक्शन मोटर के अंदर, एस टाइम्स ऑफ एस एफ, स्लिप क्या है, बहुत कम, तो कम हो जाएगी, आप उससे निकाल लो फॉर्मूले से, एफ रोटर इज इक्वल टू पी एन अपॉन 120, यहां पे एन रिलेटिव है, क्योंकि रिलेटिव फ्लक्स ही तो इसको कट कर रही है,
तो रिलेटिव फ्लक्स जो स्पीड है वो तो 50 आरपीएम है, और जब ये हमने सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी है 1500 आरपीएम, तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। अगर ये 50 हर्ट्ज है तो ये लगभग 2 हर्ट्ज के आसपास होगी। वही सेम इंडक्शन मोटर वाला केस है। ओके, चलो अब क्या वहां पे तो एक ही एयर गैप यूनिफॉर्म था, बट यहाँ पे एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, तो फ्लक्स क्या हमेशा एक तरह से कट करेगी? नहीं कट करेगी। देखो कैसे कट करेगी। अगर जब मेरा रोटर का पोजीशन ऐसे थी, ढंग से सुनना, रोटर की पोजीशन ऐसे थी, डायरेक्ट एक्सिस थी ये वाली, और जो फील्ड फ्लक्स थी वो इसको ऐसे कट कर रही थी, इसके अंदर से जा रही थी। अलग अलग होगा ना भाई, एक ऐसे देख लो ना, ये मेरा स्टेटर है, ये स्टेटर फ्लक्स है ना, ठीक है, और ये मेरा स्टेटर फ्लक्स ऐसे घूम रही है इस डायरेक्शन में, कुछ देर बाद में इधर, कुछ देर बाद में इधर, कुछ देर बाद में इधर। तो अगर मैं यहाँ पे अगर वो बनाना चाहूँ रोटर, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो जब मेरे फ्लक्स का डायरेक्शन फर्स्ट पोजीशन में होगा यहाँ पे, तो क्या होगी, ये कॉइल की वाउंडेड कैसे होती है, ये ऐसे होती है, और हम जानते हैं कॉइल ऐसे वाउंड होती है, तो फ्लक्स अगर इसके अंदर ऐसे जा रही है तो यानी मैक्सिमम फ्लक्स ट्रेवल कर रही है, मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, तो डी एक्सिस पे जब आपकी रिजल्टेंट फ्लक्स होगी इस वाले पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगी, और आगे क्यू एक्सिस में हो तो क्यू एक्सिस में क्या होगा, देखो लेट मी ड्रॉ दिस, ये मेरा रोटर है ना, ये डी एक्सिस था, और रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में, और डी एक्सिस इस डायरेक्शन में, और ये जो इस पे वाउंडेड है वो ऐसे होगी, तो इसमें फ्लक्स कहाँ है, ऐसा है, इसके पैरेलल में है, तो मिनिमम या जीरो फ्लक्स कट दिस कॉइल। सही कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ रहा है। तो यहां पे देखो, जब डी एक्सिस पे रिजल्टेंट फ्लक्स थी तो ये मैक्सिमम कट कर रहा है, तो अब मैक्सिमम कट कर रहा है, फ्लक्स लिंक कर रही है, तो हम पढ़ चुके हैं जब मेरी मैक्सिमम फ्लक्स होती है इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, जीरो। क्योंकि हम पढ़ चुके ईएमएफ क्या करती है, फ्लक्स को फ्लक्स से लैग कर रही है कितना, 90 डिग्री। तो अगर जब मेरी फ्लक्स कोसाइन है ना, तो मेरी जो प्रोड्यूस होगी ईएमएफ है ना, वो सॉरी ये साइन है तो कोसाइन प्रोड्यूस होगी। तो देखो जब मेरी फ्लक्स जीरो थी यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स आई, और जब मेरी फ्लक्स मैक्सिमम लिंक कर रही है तो इंड्यूस वोल्टेज जीरो। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं बेसिक्स के अंदर हम, ठीक है। तो अब देखो जब डी एक्सिस पे होगा, डी एक्सिस पे इस कॉइल को मैक्सिमम, इसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स जा रही है, यानी इंड्यूस वोल्टेज क्या होगी, डी एक्सिस पे इंड्यूस वोल्टेज क्या होगी, जीरो। सही कह रहा हूं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, किसके अंदर बना रहा हूं मैं, कौन सा ग्राफ बना रहा हूं, वोल्टेज, फील्ड वोल्टेज का, फील्ड वोल्टेज का, ये रहा वी फील्ड वोल्टेज वी एफ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब सपोज मेरा ये स्टार्टिंग पोजीशन है, डी एक्सिस पे था, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी मेरी, जीरो। यहां से जैसे कुछ देर बाद में जब ये वाली पोजीशन आई, रोटर घूम के ये वाली पोजीशन आई, तो फ्लक्स को कट नहीं कर रही, फ्लक्स जब मिनिमम है, जीरो है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम पहुंच गया, तो ऐसा कुछ साइनसोइडल आएगा। तो अगर मैं इसको डी एक्सिस और इससे रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाएगी, डी एक्सिस, और ये वाली कौन सी कही, जहां पीक पे मुझे क्या मिल रहा है, क्यू एक्सिस पे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, फिर से ये जीरो, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, डी एक्सिस। समझ में आया ना कैसे बनाया मैंने, ठीक है। सो सिंस द रोटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट रोटेट एट द सेम स्पीड, द मैग्नेटिक फील्ड विल हैव रिलेटिव मोशन, होगा ऑब्वियसली with respect to the rotor. So magnetic field will lie along the d axis at some instant of time, देखो d axis पे, and it will lie along q axis at other instant of time, बताया मैंने। तो अलग अलग वोल्टेज होगा तो साइनसोइडल मिला ना हमें। So if magnetic field lies along d axis, बताया ना, along d axis, the maximum flux passes through the rotor and hence EMF induced in the rotor is zero। ये रहा, इसको मैंने डायग्राम से भी शो कर दिया यहाँ पे। Okay, when the magnetic field lies along q axis, the flux through the field winding is zero and hence EMF is maximum। तो बस ये ध्यान रखना, d axis पे जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो इंड्यूस वोल्टेज होगी वो जीरो, q axis पे मैक्सिमम। ओके, नाउ देखो यहां पे डायग्राम बनाया मैंने, ये फील्ड वाइंडिंग का, ये फील्ड वोल्टेज, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फील्ड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम या ज्यादा, बहुत कम होगी, ठीक है ना। ओके, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम तो टाइम पीरियड ज्यादा। अब देखो यहां से मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये आगे ग्राफ कैसे बनाऊं बताऊंगा आपको, लेट मी
डिक्रीज दिस। अब ये वाले यहाँ पे ये वाला अगर मैं नीचे जाऊं तो ये क्या कहलाएगा, डी एक्सिस। और ये वाला अगर नीचे जा रहा है ये क्या कहलाया, क्यू एक्सिस। और ये फिर से ये आया कौन सा, डी एक्सिस। और ये वाला क्यू एक्सिस, ये डी एक्सिस। ये समझ में आया डी एक्सिस क्यू एक्सिस कैसे डिफाइन किया मैंने, ठीक है ना, अभी बताया मैंने कॉन्सेप्ट से। इसको बनाएंगे अभी, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। अब द आर्मेचर एमएमएफ व्हेन लाइज अलोंग डी एक्सिस इट इज ऑफर्ड मिनिमम रिलक्टेंस, पढ़ चुके हैं भाई, ऐसा ही कुछ था। डी एक्सिस पे एयर गैप क्या है, पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ चुके। देखो ये डी एक्सिस थी, डी एक्सिस पे मिनिमम एयर गैप है, और ये क्यू एक्सिस थी, मैक्सिमम एयर गैप है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा फ्लक्स के अंदर, एयर गैप कम है तो मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा, मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा तो फ्लक्स भी क्या ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स मेंटेन करने के लिए जो सप्लाई से मैं जो करंट खींचूंगा वो क्या क्या होगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम या ज्यादा, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप मेरा कम है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, रिलेक्टेंस क्योंकि ज्यादा है, रिलेक्टेंस ज्यादा है। तो अब इस केस के अंदर फ्लक्स का डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होगा, तो मुझे फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आर्मेचर करंट क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा। तो उसको मैं अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, कैसे देखो, द आर्मेचर एमएमएफ व्हेन सॉरी MMF when lies along the D axis, it is offered minimum reluctance. So the current drawn from the balance supply is minimum. कैसे देखो, if FAR lies along D axis, FAR क्या है मेरा, आर्मेचर रिएक्शन, MMF आर्मेचर रिएक्शन के MMF, so reluctance is minimum। जानते हैं D axis पे रिलक्टेंस मिनिमम है, देखो रिलक्टेंस मेरी क्या है, मिनिमम है। तो देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फाई इज इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। फ्लक्स को क्या रखना है मुझे, कांस्टेंट रखना है, आर्मेचर, ठीक है। तो रिलक्टेंस क्या हुआ, रिलक्टेंस कम हुआ है ना, तो आर्मेचर रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, कम, कम चाहिए कांस्टेंट रखने के लिए फ्लक्स को, है ना। तो अब आर्मेचर फ्लक्स कम, रिलक्टेंस कम होता है डी एक्सिस के अंदर, तो आर्मेचर रिएक्शन भी कम। अब आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ है, ये एमएमएफ है, तो एमएमएफ कैसे लिखते हो, एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो एमएमएफ कम तो नंबर नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है, आर्मेचर करंट कम, यही 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 बता रखा है। देखो एफ ए आर इज कम, सॉरी रिलक्टेंस इज मिनिमम, सो एफ ए आर विल बी मिनिमम। एफ ए आर मिनिमम, इसका मतलब एफ ए आर को हम क्या लिखते हैं, एन फेज इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इंटू आर्मेचर करंट। तो एफ ए आर कम हुआ तो आर्मेचर करंट रिक्वायरमेंट भी क्या हुई, कम है। ऑब्वियसली समझ लो ना, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे डिस्टॉर्शन कम होगा तो फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा करंट की जरूरत ही नहीं है, तो करंट रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम, ऐसे समझ लो। यहाँ पे डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा क्योंकि एयर गैप बहुत ज्यादा है, तो रिलेक्टेंस भी ज्यादा है, रिलेक्टेंस ज्यादा है तो रिलेक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ही तो होता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस तो मतलब ज्यादा करंट फ्लो कराने के लिए मुझे ज्यादा सप्लाई से करंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दूसरा, इफ आर्मेचर एमएमएफ लाइज अलोंग क्यू एक्सिस देन मैक्सिमम रिलेक्टेंस एंड मैक्सिमम एयर गैप आर ऑफर्ड टू आर्मेचर एमएमएफ, ठीक है, ड्यू टू विच द करंट ड्रॉन फ्रॉम थ्री फेज सप्लाई इज आल्सो मैक्सिमम, ठीक है। तो इसी को मैंने वही सेम इक्वेशन को समझा रखा है, एस एस इज मैक्सिमम तो एफ भी मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम तो आर्मेचर करंट भी मैक्सिमम। सो व्हेन आर्मेचर करंट इज मैक्सिमम, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये जो मेन इससे कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जब भी मेरा एमएमएफ सॉरी आपका रिलेक्टेंस की तरफ होगा फ्लक्स, रिलेक्टेंस वाले पाथ में कंसाइड कर गया, तब मेरे को आर्मेचर करंट क्या होगा, यानी एक्स क्यू, एक्स क्यू होता है ना क्वाड्रेचर के लिए, तो एक्स क्यू जब भी होगा तो मेरे को आर्मेचर करंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी एक्स क्यू के लिए, और एक्स डी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम, ठीक है। दूसरा, व्हेन आर्मेचर करंट इज मैक्सिमम, भाई आर्मेचर करंट एक मैक्सिमम है तो वोल्टेज ड्रॉप इन द लीड्स इज आल्सो मैक्सिमम। कैसे, कौन सी लीड्स की बात कर रहा हूं मैं, ये स्लिप टेस्ट के अंदर जो हमने डायग्राम लिखा है, बनाया है, देखो कौन सा, ये वाला है ना, इसको थोड़ा सा मेरे को रब करने दो। अब देखो यहां से ये तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, सही कह रहा हूं, ये आर्मेचर वोल्टेज है और ये आर्मेचर करंट है। अब मैंने क्या कहा, जब मेरा क्वाड्रेचर एक्सिस पे था, क्यू एक्सिस पे, क्यू एक्सिस पे जब आया तब उस केस के अंदर क्या करेगा, आर्मेचर करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट ड्रॉ करोगा, ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो इस स्विच के अंदर, ये स्विच के अंदर जो ड्रॉप होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि करंट क्या है, लॉसेस ज्यादा होंगे, आई स्क्वायर आर, स्विच के अंदर स्पार्किंग होती है तो ज्यादा ड्रॉप होगा। तो मुझे बताओ अगर ये 230 वोल्ट दिया है, यहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 230 मिलना चाहिए, बट
अब ये ज्यादा ड्रॉप होगा तो यहाँ पे 230 से कम वोल्टेज मिलेगी, यानी वोल्टेज डिक्रीजेस। अब कब? जब क्वाड्रेचर एक्सिस वाले के अंदर, केस के अंदर। और डायरेक्ट एक्सिस वाले केस के अंदर क्या होगा? आर्मेचर करंट मेरा ऑलरेडी कम है, तो ड्रॉप भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगी कंपेयर टू दैट क्वाड्रेचर एक्सिस, वो क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी उसके कंपैरिजन में। वही मैंने यहाँ पे बताया है, सी दिस, वही स्टेटमेंट लिखा है। When armature current is maximum, the voltage drop in the leads that switch is also maximum. So minimum voltage appears across voltmeter. ड्रॉप ज्यादा तो मिनिमम वोल्टेज होगी, है ना। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि भाई ये 400 वोल्ट है, ड्रॉप ज्यादा हुआ, सपोज 10 वोल्ट हुआ, कितना मिला मुझे? ज्यादा हुआ ड्रॉप, सपोज ज्यादा ड्रॉप हुआ 100 वोल्ट मान लो, कितनी वोल्टेज मिली? 300 वोल्ट, ये मिनिमम वोल्टेज मिली मुझे। जब डायरेक्ट एक्सिस में होगा, करंट कम, ड्रॉप कम, ड्रॉप था सपोज 90 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, तो अब मुझे कितना मिला? 400 में से 10 वोल्ट माइनस किया, कितना मिला? 390। ये हुई मैक्सिमम वोल्टेज। तो हमेशा रखना डायरेक्ट एक्सिस केस के, डायरेक्ट एक्सिस पे जब मेरी मशीन आएगी रोटेट करते टाइम, उस इंस्टेंट पे मुझे वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, है ना। करंट क्या होगा? मिनिमम, करंट मिनिमम होगा। और जब क्वाड्रेचर एक्सिस में क्या होगा? वोल्टेज कम होगी, करंट मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो देखो, so minimum voltage appears across the voltmeter. Similarly, when armature current is minimum, the voltage drop in the leads is also minimum, and hence maximum voltage appears across voltmeter. तो अब इन वोल्टेज को, वेवफॉर्म को कैसे आया देखो, अब इस वेवफॉर्म को देख लेते हैं यहाँ पे। देखो फ्रीक्वेंसी तो कैसे कम बनी? रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड कर रही है, और जो फील्ड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी वो नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से बहुत कम है। ये अपना क्या है? फील्ड वोल्टेज का ग्राफ कैसे बना बता चुका हूं मैं, और ये डायरेक्ट एक्सिस, क्वाड्रेटिक एक्सिस, क्यू एक्सिस कैसे आया बता चुका हूं, ठीक है ना। डी एक्सिस पे मिनिमम, क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम मिल रहा था मैं फील्ड वोल्टेज। ओके, अब मैं इसी इसी ग्राफ पे क्या प्लॉट कर रहा हूं? आर्मेचर करंट और वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज कौन सा, जो स्लिप टेस्ट के अंदर कौन सी बात कर रहा हूं मैं? ये अमीटर की और ये वोल्ट मीटर। ओके, अब मैंने कहा जब डायरेक्ट एक्सिस थी, ये वाली डायरेक्ट एक्सिस है ना, ये वाली लाइन, ये डायरेक्ट एक्सिस है, डी एक्सिस, ये क्यू एक्सिस है। तो जब डायरेक्ट एक्सिस थी, डायरेक्ट एक्सिस में जो करंट था, रिक्वायरमेंट क्या था? कम था। वो देखो करंट कम है, और क्यू एक्सिस में ज्यादा है, तो इसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ भी, है ना। ठीक है, फिर क्यू एक्सिस में फिर से कम, फिर ये कौन सी आ गई? सॉरी, डी एक्सिस में फिर से कम, क्यू एक्सिस में फिर से ज्यादा। ये ऐसे बनाया। ये वेरिएशन बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन होगा, है ना। मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट एक वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे नीचे बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम शेप में। वोल्टेज का देखो, वोल्टेज में डी एक्सिस के अंदर क्या होगा? डी एक्सिस में वोल्टेज, भाई करंट कम था तो ड्रॉप भी कम होगा, ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो मैं वोल्टेज यहां से बनाऊंगा, देखो ये। फिर क्यू एक्सिस में कम, डी एक्सिस में बढ़ा हुआ, क्यों? ऐसे ऐसे एनवलप बन गया। अब आप कहोगे कि यार ऐसे ऐसे वेवफॉर्म बना दो, अरे नहीं बनेगी ऐसी वेवफॉर्म। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो इसके मुकाबले तो बहुत तेज है, तो हमें ऐसे अपीयर होगी इस एनवलप में। समझ में आया? तो इस एनवलप के अंदर ये बना दी मैंने, दिस इज दी, ऐसे ऑसिलेट करेगी ये, कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज है सपोज, तो टाइम पीरियड इसका ज्यादा होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका टाइम पीरियड कम होगा। देखो टाइम पीरियड इतना ही है, बस। समझ में आया ना? वेव फॉर्म का है ये, सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ चुके हो कैसे वेव फॉर्म बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस क्यू एक्स डी एक्सिस, क्यू एक्सिस डी एक्सिस, क्यू एक्सिस। ओके, तो हमने यहां से क्या सीखा? बाय ऑब्जर्विंग द वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग वी कैन आइडेंटिफाई द डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस। आइडेंटिफाई कर लिया ना, ये जीरो है, इसका मतलब ये डी एक्सिस है, जहां मैक्सिमम मतलब क्यू एक्सिस है। कैसे? मैं बता चुका हूं अभी, ठीक है। सो द वोल्टेज एंड करंट इन आर्मेचर हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, बता चुका हूं, ये वोल्टेज और करंट आर्मेचर का, व्हिच इज मच हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग, इसलिए ऐसा बना। नाउ आरए तो इग्नोर कर दिया। अब एक्सडी कैसे लिखोगे? एक्सडी होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय, ऐसे तो निकालते हो, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब वोल्टेज एक्सडी, वोल्टेज एक्सडी, डी एक्सिस में वोल्टेज क्या थी? मैक्सिमम थी, तो आप वी मैक्स लोगे, और डी एक्सिस में करंट क्या था? मिनिमम, आई मिनिमम।
तो एक्स डी निकालो, कैसे निकालोगे? वी मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। क्वेश्चन में दे रखा होगा वी मैक्स भी दे रखा होगा, वी मिनिमम भी दे रखा होगा, आई मैक्स भी दे रखा होगा, आई मिनिमम भी दे रखा होगा। तो एक्स डी कैसे निकालोगे? वी मैक्स बाय आई मिनिमम। क्यू देखो यहां से। तो बताओ एक्स क्यू कैसे निकालोगे अब? वी बाई आई। एक्स क्यू ये वाली लाइन है, तो एक्स क्यू में आई क्या है? मैक्सिमम है, तो आई मैक्स ले लेंगे, और वी क्या है? मिनिमम है इसके केस में, तो वी मिनिमम बाई। तो देखो, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे? हमेशा याद करने का तरीका कि भाई x इज इक्वल टू वी बाई लिख लो, आई लिख लो। एक्स डी निकालना है, तो आपको पता है हमेशा एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू, ये प्रूव कर चुके हैं हम। डायरेक्ट एक्सिस का रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स क्यू क्वाड्रेटिक से ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब बड़ी ज्यादा ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, तो ज्यादा तब का कब आएगी? जब ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या होगी? हाई वैल्यू होगी, हाई का मतलब मैक्सिमम होगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो मिनिमम। तो वी मैक्स बाय आई मिनिमम क्या हो गया? एक्स डी। और एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू कम होना चाहिए, तो वी ऊपर मिनिमम होना चाहिए, और आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वोल्टेज और करंट क्या है? पर फेज है। ओके, अब प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम? इस टेस्ट से वोल्टेज और जो सॉरी एक्स डी और एक्स क्यू फाइंड नहीं करते हम क्या फाइंड करते हैं? हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं, है ना। एक सेकेंड, क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी कम आती है, देखो एरर आते हैं। मैंने क्या बताया? रेशियो एक्स डी बाय एक्स क्यू का रेशियो फाइंड करते हैं। सपोज वो रेशियो आया ए, है ना, नोन है। एक्स डी की वैल्यू कुछ आई, एक्स क्यू की कुछ वैल्यू आई, ठीक है, वो नोन है ए। क्योंकि ऐसा रेशियो में एरर नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्स टी जब आप कैलकुलेट करोगे इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, और एक्स क्यू में कुछ कैलकुलेट उसमें कुछ एरर होगा, तो एरर एरर क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो हमारे पास एरर, जो रेशियो में एरर कम आएगा, इसलिए हम क्या निकालते हैं स्लिप टेस्ट से? इन दोनों का रेशियो, ठीक है। अब कहोगे कि रेशियो निकालोगे तो एक्स टी और एक्स क्यू कैसे निकालोगे? देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ले देखो इसमें लिख रखा है प्रैक्टिकली दिस टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू ऑब्टेन एक्सटी एंड एक्सक्यू बट वी ओनली कंप्यूट देयर रेशियो बिकॉज इफ देयर इज एनी एरर देन इन द रेशियो दैट एरर विल गेट कैंसिल्ड। मैंने बताया ना। तो एक्सटी और एक्सक्यू का रेशियो तो आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे? ओसीसी और एससीसी याद है आपको? ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्सडी। अब एक्सडी कैसे भाई एक्यूरेसी आ जाएगी? मैंने क्या कहा, अगर याद होगा आपको, सिंक्रोनस सॉरी सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर जो हमारा सिंक्रोनस इंपेडेंस था जेड, वो आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर इंक्लूड कर देते तो किसके बराबर था? एक्सेस। और एक्सेस हमेशा किसके बराबर आता था? याद करो, कौन सी एक्सिस पे लाई करता था ये? कौन सी एक्सिस पे? क्योंकि सिंक्रोनस उस डी एक्सिस पे, हमेशा डी एक्सिस पे करता था। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? व्हेन आर्मेचर टर्मिनल्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे? हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। आर ए तो जीरो है, तो आई एस सी ई एफ के क्या कितना करेगा? लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। कौन सा? ये देखो ये वाला बनाया था, ये मैंने आई ए यहां बनाया था। अगर आई एस क्यों क्यों बनाया था यहाँ पे? क्योंकि लैगिंग था। और आर ए क्या हो गया? जीरो हो गया रेजिस्टेंस, है ना। प्योर इंडक्टिव हो गया, प्योर इंडक्टिव हो गया, तो पूरा पूरा कहां जाएगा? ये आएगा। तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो अब मुझे बताओ, इस वाले केस में, शॉर्ट सर्किट वाले केस के अंदर, जो आर्मेचर करंट था या शॉर्ट सर्किट करंट था, कौन सी एक्सिस पे आ गया? डी एक्सिस पे आ गया। किस पे आ गया? डी एक्सिस पे आ गया। तो अब हमें इससे वीओसी और आईएससी से जो हम निकालेंगे रिएक्टेंस, वो हमें कौन सा मिलेगा? एक्स डी, क्योंकि डी एक्सिस पे तो एक्स डी होता है, ठीक है। तो व्हेन आर्मेचर टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री एंड सो द करंट लाइज अलोंग डी एक्सिस एंड व्हेन वी टेक द रेशियो, ठीक है, डी एक्स डी मिल गया। और यहां से हमें क्या मिल गया था? रेशियो मिला हुआ था। रेशियो एक्स डी की वैल्यू कहां से पुट करोगे? ओसीसी एससीसी से। एक्स डी निकलेगा वीओसी डिवाइडेड बाय आईएससी, सेम सिलेंड्रिकल रोटर की तरह, ठीक है। तो एक्स डी की वैल्यू, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, इस एक्यूरेट की वैल्यू कहां रखेंगे? एक्स डी में। रेशियो पता ही है, एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सो एंड वी टेक द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट एंड वी ऑब्टेन एक्स डी। और एक्स डी रेशियो पता है, तो एक्स डी उस वाले में पुट कर दो, तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, स्लिप टेस्ट में हम क्या करते हैं? इन दोनों का रेशियो लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। अब अगर ये साइलेंट पोल मशीन को मैं आईबीबी इन्फिनिट बस बार के साथ कनेक्ट कर दूं, कैसे? ये मेरा साइलेंट पोल मशीन है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इन्फिनिट बस बार के, और इसका रिएक्टेंस मैंने रख लिया एक्स।
तो अब जो रिएक्टेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डी तो हो जाएगा, एक्स डी डैश होएगा, वो हो जाएगा एक्स डी प्लस एक्स, क्योंकि सीरीज में है ना ये, और एक्स क्यू डैश क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स, एक्स क्या है मेरा, इसका लाइन का इंडक्टेंस, तो ये ध्यान रखना क्योंकि दोनों में ऐड होगा, क्योंकि दो रिएक्टेंस है मेरे, ठीक है। तो if a silent pole machine is connected to infinite bus bar to a reactance X, then current in the reactance is IA. Since IA can be, क्योंकि करंट तो IA ही होगा यहाँ पे, आर्मेचर करंट ही तो होगा, यही तो इसमें जा रहा है. So armature current can be resolved in ID and IQ. So we can have two voltages, IDX into IQX. Hence this reactance will get added to XD as well as XQ. इसलिए ये रिएक्टेंस XD और XQ में एडेड होगा. तो अब मेरा XD ना रह के XD इफेक्टिव हो गया, वो कैसे आएगा, XD प्लस X, और XQ इफेक्टिव क्या हो गया, XQ प्लस X. तो ये ध्यान रखना आप, समझ में आया. तो इस तरह से हमारा साइलेंट पोल पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसके लिए इक्वेशन, कैसे फेजर डायग्राम बनाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे पूरा साइलेंट पोल अपनी मशीन खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, बहुत इजी वे में बताया आपको मैंने ये, ठीक है. तो यही हम लेक्चर एंड करते हैं. अब हमारे कुछ छोटे टॉपिक बचे हैं, बस छोटे छोटे, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर के, 2 लेक्चर में हो जाएगा मैक्सिमम, देखते हैं, है ना. तो सिंक्रोनस मशीन के मैंने सिलेंड्रिकल रोटर पे हमारा पूरा पूरा चैप्टर चला था. फिर कुछ 2-3 लेक्चर हमने किस पे लिए थे, साइलेंट पोल पे, ठीक है ना. तो साइलेंट पोल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये फेजर डायग्राम बुक के अंदर देख के और ये देख के आप डर जाते हो, नहीं, ये जो नोट्स मैंने आपको दे रहा हूँ, इससे आप पढ़ो, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएगा. ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद में आप अपने डाउट पूछ सकते हो. 1 सेकेंड.